हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग? एकदम बढ़िया है ना? हाँ, हम भी एकदम ठीक ठाक हैं, फर्स्ट क्लास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर लॉन्ग टाइम ऑफ वेकेशन ड्यू टू कोविड-19, अभी भी चल रहा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं 11th क्लास के वीडियो लेक्चर्स के सीरीज। इस छुट्टी के समय में काफ़ी आइडियाज़ तरासे होंगे कि इंटरटेनमेंट कैसे किया जाए। तो अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरटेनमेंट, हम सोचे कि आपके लिए थोड़ा सा उसमें पढ़ाई का भी कंटेंट डाल दिया जाए ताकि आपका इंटरटेनमेंट और बेहतर हो जाए। राइट, चलिए। मैं सुवर्ण शेखर आपका स्वागत करता हूं इस 11th क्लास के वीडियो लेक्चर सीरीज़ में, और जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फिजिक्स और मैथमेटिक्स। ओके, फिलहाल ये वीडियो फिजिक्स पर है। आइए स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द फिजिक्स, दैट इज़ फिजिकल वर्ल्ड। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, फिजिक्स के आगे के 2-3 चैप्टर होंगे, जैसे फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट मेजरमेंट एंड डायमेंशन एनालिसिस और वेक्टर। उसके बाद बेसिक मैथ्स होंगे, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, कुछ लॉग, कुछ एपी के सम, जीपी के सम के फॉर्मूले, और कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पे बातें होंगी। और उसके बाद हम लोग जो एक्चुअल मैकेनिक्स है हम लोग का फिजिक्स में, वो स्टार्ट होगा। तो पहले के 2-3 चैप्टर आपके बिल्कुल बेसिक रहेंगे। कृपया करके इस वीडियो लेक्चर को मिस ना करिएगा, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि ये सब चीज़ कंसेप्ट बिल्डअप करेगा आपके आगे फिजिक्स में आप कितना बेहतर परफॉर्मेंस रखते हैं उस पर। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड। ओके, फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर है, इसमें सिर्फ बातें की जाती हैं इसमें कि साइंस क्या चीज़ है, फिजिक्स क्या चीज़ है, क्यों पढ़ते हैं, कैसे फिजिक्स हमारा मदद करता है, हमारे टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करता है, हमारे सोसाइटी को कैसे हेल्प करता है, फिजिक्स में और कौन कौन से ब्रांचेस डेवलप किए गए हैं जिसको पढ़ने में हमारे फिजिक्स का सिलेबस जो वास्ट है उसको पढ़ना आसान हो सके। इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर के अंदर में ओवरव्यू किया जाता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फिजिकल वर्ल्ड में बातें की जाती हैं साइंस के बारे में। ओके, कि साइंस क्या चीज़ है। देखिए ध्यान से, साइंस के बारे में कह रहा है, ये जो साइंस वर्ड है ये एक ग्रीक वर्ड साइंसिया से लिया गया है। ओके, जिसका मीनिंग होता है जानना। इसका शाब्दिक मीनिंग क्या होता है? जानना, मतलब टू नो। ओके, असल में साइंस का मेन उद्देश्य होने वाला है नेचर और उससे जुड़े जो भी फिनोमेना हो रहे हैं, जो भी घटनाएं घट रही हैं, उन घटनाओं का व्याख्या करना, उन चीजों के बारे में जानना हमारे लिए साइंस का मेन उद्देश्य है। राइट है। असल में है क्या कि हम मनुष्य जो है पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी है, ऐसा हम सोचते हैं। तो उसके अनुसार हमेशा से हम लोग का जिज्ञासा रहता है कि जो भी हमारे आसपास में जो भी नेचर है और उसमें जो भी घटनाएं घट रही हैं, जो भी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, उन सभी का व्याख्या किया जाए। ओके, उस चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए हम जो जो इंपॉर्टेंट एफर्ट्स करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट करते हैं, उन्हीं अटेम्प्ट्स का सिस्टमेटिक स्टडी साइंस कहलाता है। आइए देखिए, इस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम लोग कौन कौन से अटेम्प्ट करते हैं उसको जरा ध्यान दीजिए। पहला काम हमारा होता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन, हम चीजों को क्या करते हैं? पहले ऑब्जर्व करते हैं। ओह, क्या हो रहा है वो, अरे वो क्या हो रहा है, अरे बिजली चमक रहा है ना। तो कर क्या रहे हैं आप? चीजों को नेचर में क्या कर रहे हैं? ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा आप इंपॉर्टेंट अटेम्प्ट करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, कहला है एक्सपेरिमेंट, सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट। कह रहा है इट्स अ सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट। ये तो आप सभी जानते होंगे, है ना, ये एक्सपेरिमेंट बहुत जरूरी चीज है। ठीक, और एन होगा सिस्टमेटिक एक्सपेरिमेंट। तीसरा होता है एक्सपेरिमेंट। जब आप करते हो तो डेफिनेटली उसमें सेवरल आपको मेजरमेंट्स करने होते होंगे, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर अगला काम होता है क्वालिटेटिव एंड, बड़ा क्यों लिखे हुआ, एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। चौथा इंपॉर्टेंट टास्क, जब मेजरमेंट आप कर लेते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग। देखिए मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या चीज होता है कि जब भी आप चीजों को एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और उससे जो कुछ मेजरमेंट कर रहे हैं, तो आपका कोशिश ये रहता है कि उन चीजों को फॉर्मुलेट कर दें। क्यों? ताकि अगली बार जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उससे बार बार उस प्रोसेस को दोहराना ना पड़े, आप सीधे उसके रिजल्ट को लाओ, फॉर्मूला में डालो,
सीधा आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चीजों को हम लोग फॉर्मुलेट करना चाहते हैं ताकि हमारे लिए आगे का टास्क क्या हो सके, इजी हो सके। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जांपल न्यूटन साहब ने पहली बार फोर्स के बारे में स्टडी किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, फटाक से उसका क्या बना दिया, फॉर्मूला बना दिया, उनको फॉर्मुलेट किया ताकि आगे जाकर के लोगों के लिए साइंस पढ़ना, फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को समझना क्या हो सके, आसान हो सके, राइट। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथमेटिकल मॉडलिंग करने के बाद हम लोग करते हैं, जो हमने मॉडल बनाया, जो हमने फॉर्मूला डेवलप किया, क्या वो नेचर के फिनोमिना को एक्सप्लेन कर पा रहा है, उससे जुड़े कैलकुलेशंस को आपको सही सही निकाल के दे पा रहा है, जो प्रैक्टिकल वैल्यू से बिल्कुल मैच करता हो। तो इसको वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम लोग करते हैं क्या, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन मीन चीजों को चेक करना कि वो अप्लाई हो पा रहा है कि नहीं। अब इस वेरिफिकेशन के साथ एक और इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जुड़ा हुआ है, दैट इज फॉल्सिफिकेशन। क्या चीज, फॉल्सिफिकेशन। फॉल्सिफिकेशन का मतलब होता है चीजों को गलत साबित करना। अरे सर, जब चीजों को हम बना रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, तो गलत साबित करने की कोशिश क्यों करेंगे? देखिए ध्यान से, गलत साइंस के अंदर में चीजों को गलत साबित करना कभी कभी बहुत जरूरी होता है। वो देखिए ध्यान से, इसका एक उदाहरण समझिए इस चीज को। जैसे हम लोग बचपन में पढ़े हुए हैं प्लम पॉडिन मॉडल की, एटम स्फेरिकल होता है और पूरा नेगेटिव चार्ज से भरा रहता है और पॉजिटिव चार्ज इस तरह से इसके बीच बीच में कहीं पर क्या रहते हैं, एम्बेडेड रहते हैं, है ना। क्या वाकई में ऐसा ही एटम होता है? नहीं ना। बाद में इस थ्योरी को गलत साबित किया गया और ये बताया गया कि भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अंदर में मीटिंगबाजी कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन बेचारा इनके चारों तरफ घूम घूम के चाय पानी पूछ रहा है, राइट। तो बताइए, अगर इस थ्योरी को गलत साबित नहीं किया गया होता और उसके बदले में हम नया वाला थ्योरी नहीं बनाए होते, तो आज भी हम लोग इसी चीज को पढ़ रहे होते और चीजों को ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हम कह सकते हैं कि साइंस के अंदर में वेरिफिकेशन के साथ साथ पैरेलली क्या चलता रहता है, फॉल्सिफिकेशन, जो अपने आप में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है। इतना करने के बाद हम लोग एबल हो जाते हैं थ्योरीज को प्रेडिक्ट करना, है ना। हम लोग क्या देने लगते हैं, फिर उसके बाद हाइपोथेसिस सजेशन करते हैं, हाइपोथेसिस सजेशन करते हैं एंड थ्योरी प्रेडिक्शन करते हैं, थ्योरी प्रेडिक्शन। ओके, सो इतने सारे अटेम्प्ट करते हैं हम लोग नेचर के बारे में जानने के लिए। ठीक है, इन सभी अटेम्प्ट्स को दुनिया वाले साइंटिफिक मेथड के नाम से जानते हैं, साइंटिफिक मेथड। ये क्या कहलाता है, सारा का सारा अटेम्प्ट? दिस इज साइंटिफिक मेथड इज व्हाट, इज अ अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर द नेचर। ओके, इन्हीं सभी अटेम्प्ट्स का, ये जो आप अटेम्प्ट देख रहे हैं, इन्हीं सभी अटेम्प्ट का सिस्टमेटिक स्टडी, सिस्टमेटिक स्टडी क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आप समझ पा रहे हैं? यानी अगर कोई कहे कि साइंस को डिफाइन करो आप, तो कभी भी याद रखिएगा कि कोई भी आदमी एक शब्द में, एक लाइन में कभी भी साइंस को डिफाइन नहीं कर सकता है, क्योंकि साइंस के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग अवधारणाएं हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, आप बुक में देख सकते हो, ढेर सारे अलग अलग साइंटिस्ट अलग अलग डेफिनेशन वगैरह देते हैं। तो सुनिए, साइंस के बारे में हम लोग फिलहाल एक डिफिनेशन बना सकते हैं कि इट्स अ सिस्टमेटिक अटेम्प्ट, ओके, अटेम्प्ट टू एक्सप्लोर, है ना, एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड the nature and its related phenomena. Okay, ये साइंस का एक छोटा सा हमने कोशिश किया है डिफिनीशन लिखने का। आप और भी बहुत सारे बात बोल सकते हैं, हिंदी में भी बहुत सारे डिफिनीशन बोले जाते हैं कि प्रयोगों, प्रक्षणों और सत्यापन का जो क्रमबद्ध स्टडी है वो विज्ञान कहलाता है। तो उसी तरह से हमने एक इस तरह से डिफिनीशन बना दिया। ये रहा साइंस के बारे में क्या चीज, ओवरव्यू, कि आखिर साइंस क्या है। साइंस क्या है, नेचर के बारे में और उससे रिलेटेड फिनोमेना के बारे में जानने के लिए जो हम लोग प्रयास करते हैं, उन्हीं प्रयासों का एक सिस्टमेटिक स्टडी है। ओके,
आप चाहें तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बात करने वाले हैं साइंस पर। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस। ओके, सो सवाल उठता है कि अभी हम लोग जो बात की है कि साइंस क्या है, नेचर का और उससे जुड़े फिनोमेना का स्टडी है। तो आप सोचो कितना बड़ा हमारा आसपास का नेचर है और उससे कितने सारे वैरायटी ऑफ फिनोमेना होते हैं, तो उन सभी को एक साथ पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो है आपका उसको हम लोग डिफरेंट क्लासों में बांट देते हैं ताकि हमारे लिए पढ़ना क्या हो सके, आसान हो सके। तो जैसे साइंस का जो क्लासिफिकेशन है वो समय के अनुसार बार बार चेंज हुआ है। फिलहाल के लिए हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि साइंस दो प्रकार का है। पहला है इसमें फिजिकल साइंस और दूसरा है आप कह सकते हैं बायोलॉजी और यू कैन से बायोलॉजिकल साइंस, राइट। अब देखिए फिजिकल साइंस में क्या क्या प्रकार है। फिजिकल साइंस में है पहला फिजिक्स, जिसको हम लोग हिंदी में भौतिकी कहते हैं, ओके, केमिस्ट्री, ओके, और भी इसमें आप देख सकते हैं जैसे जियोग्राफी, आप लिख सकते हैं इसमें एस्ट्रोनॉमी, ओके, और भी लिख सकते हैं ओशियोनोलॉजी, और भी ढेर सारे हैं इसमें जो फिजिकल साइंस के हिस्से हैं। साइंस पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के बारे में, जो इस अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्हाट इज फिजिक्स, इसके बारे में। केमिस्ट्री फिजिकल साइंस का ही पार्ट है। ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी मतलब जो हम लोग सेलेस्टियल बॉडी के बारे में स्टडी करते हैं वो चीज़। ओशियोनोलॉजी मतलब समुद्र के अंदर में बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना हैपन होते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं, उनके बारे में स्टडी हम लोग ओशियोनोलॉजी के अंदर करते हैं। तो ऐसे ढेर सारे आपके फिजिकल साइंस के क्लासिफिकेशन हैं। उसी तरह से बायोलॉजिकल साइंस में मतलब बायोलॉजी में बहुत सारे काइंड होंगे। दो काइंड है मेनली, कौन सा, पहला बॉटनी और दूसरा जितना कि बायो का जानकारी हमको है उसके हिसाब से, है ना, जूलॉजी, ओके, ये वनस्पति विज्ञान और वो जीव विज्ञान। अब जूलॉजी के अंदर भी बहुत सारे हैं, जैसे मान लो ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी क्या है भैया, ये है स्टडी ऑफ बर्ड्स, ओके, इस तरह से बहुत सारे टाइप है, कितना लिखते रहिएगा। उसके बाद है एंटोमोलॉजी, मान लीजिए एंटोमोलॉजी, ये क्या चीज़ है, ये आपका है स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, ओके। इसके बाद है इसमें एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी क्या चीज़ है, एंथ्रोपोलॉजी दिस इज अ स्टडी ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एंड इट्स डेवलपमेंट, है ना। ये किसके बारे में है, ह्यूमन सोसाइटी के बारे में है और उसके डेवलपमेंट के बारे में है। उसी तरह से और भी है इसमें, जैसे फॉर एग्जांपल फोरेंसिक साइंस। फोरेंसिक साइंस एक्चुअली फोरेंसिक साइंस preserves the evidence and analyze it during the course of investigation, okay। तो इस तरह से डिफरेंट काइंड है। बोटनी के भी और भी प्रकार होंगे, मुझे उतनी जानकारी नहीं है इसके बारे में। हम लोग, हमारा मुद्दा उधर का नहीं है, ओके, हम लोग इधर से हैं। फिजिक्स के बारे में हम लोग इसमें पहले बार में बात करने वाले हैं। तो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ द साइंस। तो चलिए, आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं व्हाट इज फिजिक्स से। चलिए स्टूडेंट्स, अगला हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारा मेन सब्जेक्ट है फिजिक्स के बारे में, कि ये फिजिक्स क्या चीज़ है। सुनिएगा ध्यान से। अभी हम लोग जाने कि नेचर के बारे में हम लोग को स्टडी करना है साइंस के अंदर में, तो नेचर को कौन कौन से नियम है जो उस नेचर को गवर्न कर रहे हैं, उन नियमों का स्टडी हमारा क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फिजिक्स के अंदर में हम लोग नियमों का स्टडी करते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व करके और नियम, नए नए नियम का प्रतिपादन करते हैं, जिसकी मदद से आने वाले और भी फिजिकल फिनोमेना को एक्सप्लेन किया जा सके, राइट। मतलब फिजिक्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये बात करता है द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ द नेचर के बारे में, कि नेचर का क्या डिसिप्लिन है, कौन कौन से लॉ हैं जिस जो नेचर को गवर्न करता है, इन्हीं सब का क्या है वो स्टडी है। मतलब फिजिक्स के बारे में फिर से वही बात, अगर आपको डिफाइन करना हो तो एक दो लाइन बहुत ही कम पड़ जाएंगे फिजिक्स को समझाने के लिए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि एक दो लाइन में फिजिक्स के मतलब को आपको समझा दिया जाए, ओके। सो आप कह सकते हैं फिजिक्स क्या चीज़, टॉक अबाउट, यू कैन से टॉक अबाउट द बेसिक डिसिप्लिन
ऑफ नेचर के बारे में। ओके, ये क्या करता है, बेस नेचर कौन किस डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है उसके स्टडी को ये हमको समझाता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इट इज ए स्टडी ऑफ द लॉज गवर्निंग द नेचर। ओके, इसमें हम लोग नेचर को गवर्न करने वाले नियमों के बारे में पढ़ते हैं और साथ में उनका नया नया नियम का प्रतिपादन भी करते हैं। ये है फिजिक्स के बारे में 2 लाइन। ओके, जिससे आप फिजिक्स को बहुत हद तक समझ सकते हैं। वैसे फिजिक्स को समझने के लिए लोग का ज़िंदगी कम पड़ जाता है, फिर भी हमने कोशिश की है कि आपके सामने 2 लाइन रखी जाए फिजिक्स के बारे में। चलिए, सो फिजिक्स का जो आप वही बातें हैं, फिजिक्स को लिया गया है फूसिस वर्ड से, जिसका मीनिंग होता है द रियल वर्ल्ड और एनीथिंग रिलेटेड टू रियल वर्ल्ड। आपके फिजिकल वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ का स्टडी क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। फ्यूसिस वर्ड का वही मीनिंग है। तो आप बुक से पढ़ते रहिएगा, उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हम फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, नियमों के बारे में पढ़ेंगे, नेचर के बारे में स्टडी करेंगे, तो उसमें 2 चीज़ें, 2 प्रिंसिपल हमेशा हम लोग फॉलो करेंगे, है ना। आप कह सकते हैं कि 2 बेसिक प्रिंसिपल विल बी फॉलोड, है ना, ड्यूरिंग स्टडी ऑफ फिजिक्स। ओके, फिजिक्स पढ़ते समय हम लोग, मतलब ये लॉ गवर्निंग नेचर को पढ़ते समय हम लोग 2 प्रिंसिपल को ज़्यादा ध्यान रखेंगे। पहला प्रिंसिपल इसमें बोला जाता है यूनिफिकेशन। क्या बोला जाता है, यूनिफिकेशन। और दूसरा प्रिंसिपल बोला जाता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, यूनिफिकेशन देखिए क्या कह रहा है, कहता है क्या चीज़ कि आपके पास नेचर में बहुत सारे फिनोमेना है, अनगिनत फिनोमेना है, लेकिन सोच के देखिए उनको गवर्न करने वाले जो नियम हैं वो नियम इक्का दुक्का हैं। तो इन्हीं इक्का दुक्का नियम की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फिनोमेना को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितने फिनोमेना हैं उतने नियम तो नहीं बनाए जा सकते, है कि नहीं। सोच के देखिए आप, तो क्या करते हैं कि हम इक्का दुक्का नियम बनाते हैं और इसी से डाइवर्स ऑफ फिनोमेना को एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे कोई कहे इस फिनोमेना को एक्सप्लेन करो, मारकर गिरा, ठीक, या फिर पेड़ से सेब गिरा, या फिर धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, देख रहे हैं ना। इन सभी चीज़ों को सिर्फ एक और एक नियम, वो है ग्रेविटेशन का नियम, सिर्फ एक नियम इन सभी चीज़ों को क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। ओके, इस तरह से मान लिया आप हीट के बारे में पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ के बारे में, हीटिंग इफेक्ट क्यों हो रहा है, हमें गर्मी क्यों लग रहा है, ड्यू क्यों हो रहा है, जाड़ा के दिनों में ओस क्यों गिरता है हमारे घर में, गर्मी दिन में पानी ठंडा क्यों होता है, जाड़ा के दिन में पानी गर्म, ज़्यादा कल चलाने में पानी गर्म पानी निकलने लगता है ना। तो इस सब फिनोमेना जितना है, सिर्फ एक हीट के कंसेप्ट से हम लोग इन सारे डाइवर्स ऑफ फिनोमेना को क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यूनिफिकेशन क्या चीज़ हुआ, यूनिफिकेशन इज जस्ट एन अटेम्प्ट, है ना, आप कह सकते हैं इट्स एन अटेम्प्ट to explain diverse of phenomena, yeah, you can say several phenomena with the help of few concepts. Okay, few concepts, और दूर लिखो, थोड़ा स्पेस डालो यहाँ पर। ओके, ये क्या चीज़ है आपका, यूनिफिकेशन। मतलब एक ग्रेविटेशन का लॉ पढ़ा और बहुत सारी बातें हमने उसके बारे में एक्सप्लेन कर दी। नेक्स्ट है इसमें रिडक्शनिज्म। अब रिडक्शनिज्म क्या चीज़, देखिए ध्यान से, रिडक्शनिज्म से स्पष्ट हो रहा है कि किसी चीज़ों को रिड्यूस कर देना, चीज़ों को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके स्टडी करना। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जैसे मानव शरीर, वैसे ही फिजिक्स का पार्ट नहीं है, बायोलॉजी का पार्ट है, लेकिन फिर भी आप इससे अच्छा समझ सकते हैं। मान लीजिए आपको मानव शरीर के बारे में स्टडी करना है, तो कभी भी पूरा इकट्ठा मानव शरीर के बारे में जाना नहीं जा सकता है। इसके बारे में क्या करते हैं हम लोग, इसको डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते, सेल, तो टीसू, तो ऑर्गेन, तो कौनची दो, समझ रहे हैं ना। तो क्या कर रहे हैं, एक बड़े से कॉम्प्लेक्स सिस्टम को स्टडी करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसके छोटे छोटे जो पार्ट्स जो उसमें मिले हुए हैं, उन छोटे छोटे पार्ट्स को हम स्टडी करते हैं ताकि बड़े चीज़ों को आराम से एक्सप्लेन किया जा सके।
तो इससे दो फायदे हैं रिडक्शनिज्म करने से। पहला तो ये कि बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम को छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे तो आसान होगा पढ़ना और एक्सप्लेन करना ईजी होगा। दूसरा बात कि अगर उन छोटे छोटे मशीनरी के बारे में अगर हम जान लें तो उसकी हेल्प से हम लोग और भी नए नए मशीनरी डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपसे कोई कहे कि टेबल फैन के बारे में हमको जानना है या फिर मोबाइल फ़ोन के बारे में हमको जानना है इसके बारे में, तो मोबाइल फ़ोन काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, तो इसके बारे में पहले कैमरा के बारे में जानेंगे, स्पीकर के बारे में जानेंगे, प्रोसेसर के बारे में जानेंगे, पीसीबी के बारे में जानेंगे, इसमें रेजिस्टेंस कैपेसिटर्स लगे हुए हैं उनके बारे में जानेंगे। तो अगर उन छोटे छोटे पार्ट्स के बारे में जान जाएंगे तो मोबाइल फ़ोन के बारे में जानना आपके लिए आसान हो जाएगा। दूसरा बात कि अगर उस छोटे छोटे पार्ट्स को आप जाने हुए हैं, अगर उसके बारे में जानते हैं, तो मोबाइल जैसे और भी बहुत सारे डिवाइसेस उससे बनाए जा सकते हैं। तो रिडक्शनिज्म से क्या कर रहे हैं हम लोग? रिडक्शनिज्म एक ऐसा अटेम्प्ट है ना, अटेम्प्ट टू स्टडी ओके द कॉम्प्लेक्स सिस्टम study of complex system by reducing it to smaller concepts। ओके छोटे छोटे कंसेप्ट्स में बांट करके चीज़ों को पढ़ना हमारे लिए क्या होता है? आसान होता है। दूसरा बात कि अगर उस छोटे छोटे पार्ट्स को अगर आप जानते हैं तो उसके हेल्प से आप एक नया डिवाइस भी बना सकते हैं। तो फिजिक्स क्या चीज़ हुआ? बेसिक डिसिप्लिन हुआ, बेसिक लॉ जो नेचर को गवर्न कर रहा है उसके बारे में एक स्टडी हुआ, जिसमें हम लोग दो प्रिंसिपल को हमेशा फॉलो करेंगे। पहला होगा यूनिफिकेशन, जिसका मतलब होता है कि डिफरेंट फिनोमेना को, डाइवर्स ऑफ फिनोमेना को कुछ फ्यू कंसेप्ट की मदद से क्या कर देना? एक्सप्लेन कर देना। और दूसरा होता है रिडक्शनिज्म, जिसमें क्या करते हैं हम लोग? कॉम्प्लेक्स पार्ट को डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट में पढ़ करके उसको ईजी बना लेते हैं। और दूसरा फायदा इससे ये होता है कि अगर डिफरेंट छोटे छोटे यूनिट पढ़े हुए हैं तो उनको कंपाइल करके आप एक नया सिस्टम भी डिजाइन कर सकते हो। तो ये सब कुछ पार्ट्स हैं, इसको आप जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगला वीडियो लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है स्कोप ऑफ फिजिक्स के बारे में। स्कोप ऑफ फिजिक्स हमको ये बताता है कि आखिर जो हमारा फिजिक्स है उसका रेंज ऑफ एप्लीकेशन कितना है, मतलब किस लेवल से किस लेवल तक, किस हद तक फिजिक्स पहुंचा हुआ है, इस चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश करता है। सो अगर आप फिजिक्स में अगर आप लेंथ मेजरमेंट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखिए लेंथ मेजरमेंट आपको 10⁻⁻15 मीटर के रेंज से लेकर के, जो कि न्यूक्लियर सेपरेशन है, वहाँ से लेकर के 10⁻26 मीटर तक, जो कि आपका फिलहाल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज है ना। हम ये नहीं कर रहे यूनिवर्स इतना बड़ा है, जितना हमको पता है, हम लोगों को पता है, यूनिवर्स ऑब्जर्व किए हैं हमने, उसका साइज कितना है? 10⁻26। आप देखिए कितना माइन्यूट स्टडी से लेकर कितना वास्ट रेंज तक स्टडी हम लोग का है फिजिक्स का, राइट। अगर आप इसमें मास की बात करें तो देखिए 10⁻³ kg के रेंज से, जो कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का है ना, से लेकर के 10⁻55 kg तक जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है उसके मास तक का स्टडी यहाँ किया जा रहा है, राइट। आप टाइम की बात करें 10⁻22 सेकेंड्स, जो कि लाइट द्वारा न्यूक्लियस को क्रॉस करने का समय है। इतना कम समय से लेकर के आप 10⁻18 सेकेंड तक का स्टडी करते हैं, जो कि द लाइफ टाइम ऑफ द एवरेज लाइफ टाइम ऑफ द स्टार है। किसी स्टार का जो लाइफ टाइम है वो 10⁻18 सेकेंड है ना। आप इसमें बात कर सकते हैं 10⁻20 जूल ऑफ एनर्जी, जो कि डीएनए के किसी एक बॉन्ड्स को ब्रेक करने में रिलीज होता है, वहां से लेकर के 10⁻68 जूल तक के एनर्जी के बारे में बात करते हैं, जो कि बिग बैंग का एनर्जी है, जो भी है, समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो फिजिक्स है वो कितने माइन्यूट लेवल से कितने वास्ट लेवल तक अपना एप्लीकेशन आपको दर्शा रहा है, राइट। तो हमारा जो फिजिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही बड़ा है। ओके, सो इसके स्टडी के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिजिक्स को दो हिस्सों में क्लासिफाई किए हुए हैं। किस हिस्सों में? दो हिस्सों में। पहला इसमें क्लासिफिकेशन है, इसको हम मिटा रहे हैं, आप चाहें तो उसको नोट कर सकते हैं, है ना। पहला इसमें जो बातें होंगी हमने कि हम लोगों की, वो होंगी, पहला है इसमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन के बारे में। माइक्रोस्कोपिक डोमेन मतलब जब हम चीज़ों को, बड़े बड़े चीज़ों का स्टडी करेंगे, माइन्यूट पार्टिकल्स का स्टडी नहीं होगा, बड़े बड़े चीज़ों का, जैसे हम, आप, मार्कर का वजन,
ट्रक का वजन, गाड़ी का चलना, पंखा का नाचना, ये सब जो आसपास में हमारे जो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं उनका स्टडी, जिनको हम लोग टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट से लेकर के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स तक का स्टडी सब मैक्रोस्कोपिक डोमेन के अंदर आता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े चीज़ों का स्टडी। और दूसरा है इसमें हमारे पास माइक्रोस्कोपिक डोमेन, MICRO, माइक्रोस्कोपिक डोमेन। देखिए ध्यान से, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है? इसके अंदर हम लोग माइन्यूट छोटे छोटे पार्टिकल, जैसे इलेक्ट्रॉन का, फोटोन का, इस सब का पार्टिकल का स्टडी किया जाता है इसके अंदर में, माइक्रोस्कोपिक डोमेन में। मतलब मैक्रोस्कोपिक हम लिख सकते हैं, इट डील्स अबाउट, है ना, डील्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स of terrestrial to astronomical ज़्यादा बड़ा हो गया स्पेलिंग, है ना, मिकल स्केल। समझ पा रहे हैं आप? टेरेस्ट्रियल स्केल मतलब क्या होता है? टेरेस्ट्रियल स्केल मतलब वैसे ऑब्जेक्ट्स का साइज जो हमारे आसपास में, हमारे टेरिटरी में दिख रहा है, ओके। और एस्ट्रोनॉमिकल स्केल मतलब क्या हुआ? बड़े बड़े, जैसे सूर्य का डायमीटर, सूर्य से पृथ्वी तक का डिस्टेंस, है ना, तो ये सब चीज़ें एस्ट्रोनॉमिकल स्केल में आती है। तो माइक्रोस्कोपिक डोमेन इन चीज़ों के बारे में बात करता है। और इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, टू एक्सप्लेन इट, we use the classical physics। हम लोग इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? क्लासिकल फिजिक्स का इस्तेमाल करते हैं इन चीज़ों के बारे में, टेरेस्ट्रियल टू एस्ट्रोनॉमिकल स्केल वाले ऑब्जेक्ट, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसके अंदर में टोटल 4 ब्रांचेस बनाई गई हैं। पहला ब्रांच है इसमें दी मैकेनिक्स का, मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स के बारे में बोल रहा है, इसके बारे में और भी हम लोग आगे चर्चा करेंगे जब मोशन चैप्टर शुरू होगा। तो मैकेनिक्स है स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ मोशन, चीज़ों के, पार्टिकल्स के, और टेरेस्ट्रियल या फिर एस्ट्रोनॉमिकल स्केल तक पूरे चीज़ों का मोशन का स्टडी क्या कहलाता है? मैकेनिक्स। इसके बाद है नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक्स। क्या चीज़ है? थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये है स्टडी ऑफ व्हाट? हीट। हीट के बारे में स्टडी हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में करते हैं। तीसरा इसमें क्लासिफिकेशन बनाया गया है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। किसका? इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर में हम लोग चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं। ये किसका स्टडी है? स्टडी ऑफ चार्ज। और चार्ज इसमें रेस्ट में होगा तो हम लोग उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे, चार्ज इन मोशन होगा तो उसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अंडरस्टैंडिंग? चलिए, इसके बाद हमने इसमें बना रखा है एक और, ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? दिस इज स्टडी ऑफ व्हाट? लाइट एंड इट्स रिलेटेड फेनोमेना। ओके, सो मैक्रोस्कोपिक डोमेन समझ में आया? ये किस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है? जो कि टेरेस्ट्रियल साइज से लेकर के एस्ट्रोनॉमिकल साइज तक है। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग किसका मदद लेते हैं? क्लासिकल फिजिक्स का मदद लेते हैं। और ये जो फिजिक्स है ये 1900 ईस्वी के पहले तक डेवलप अच्छा खासा हो चुका था। ठीक है, वो न्यूटन के ज़माने का है, इसलिए इस फिजिक्स को हम लोग, क्लासिकल फिजिक्स को हम लोग न्यूटोनियन फिजिक्स भी कहते हैं, क्योंकि न्यूटन के ज़माने में डेवलप हुआ था वो सारे फिजिक्स। अच्छा, इस फिजिक्स में जो चीज़ों का स्टडी है वो इतने 4 पार्ट में डिवाइड करके आता है, दैट इज मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स एंड द ऑप्टिक्स। अगला है इसमें माइक्रोस्कोपिक डोमेन, जिसमें हम लोग बातें करते हैं पार्टिकल ऑफ माइन्यूट साइज, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल के बारे में स्टडी करते हैं ना, है ना, कह सकते हैं क्या चीज? डील्स अबाउट व्हाट?
पार्टिकल ऑफ माइन्यूट साइज लाइक इलेक्ट्रॉन, ओके, फोटोन आप बोल सकते हैं, न्यूट्रॉन बोल सकते हैं, एंटी न्यूट्रिनो बोल सकते हैं, ओके। तो ये सब बहुत छोटे छोटे एकदम पार्टिकल है जो न्यूक्लियर सेपरेशन पर एक्ट हो रहे हैं। इन सभी चीज का स्टडी किस में आता है? माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आता है। ये जो फिजिक्स का पार्ट है, ये जो डोमेन है, ये 1900 सदी के बाद डेवलप हुआ है इसके बारे में थ्योरी, इसलिए इसको हम लोग मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं। इन सभी चीज का स्टडी क्या कहलाता है? ये सभी स्टडी मॉडर्न फिजिक्स के अंतर्गत आता है। फिजिक्स के अंतर्गत इन चीजों का स्टडी आता है। अब चूंकि मॉडर्न फिजिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स का जो नियम है ना, वो उतने अच्छे से काम नहीं करते हैं, क्योंकि हमने न्यूटन साहब ने जितने भी नियम बनाए हैं उसमें से मोस्ट ऑफ द नियम इन पार्टिकल को एक्सप्लेन करने में काम नहीं आते हैं, ओके। तो एक नया ब्रांच ऑफ फिजिक्स उसके लिए डेवलप किया गया है, दैट इज क्वांटम फिजिक्स, ओके। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स क्या करता है? मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी फिनोमेना होंगे, जितने भी उसके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के मोशन का स्टडी करवाने में आपको क्या करता है? हेल्प करता है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि 1900 सदी के बाद डेवलप हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है मॉडर्न फिजिक्स। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्लासिकल फिजिक्स पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने क्वांटम फिजिक्स डेवलप किया और उसकी मदद से मॉडर्न फिजिक्स के कंसेप्ट्स को क्या किया? हमने एक्सप्लेन किया। सो दिस इज द मेन टू डोमेन, द मैक्रोस्कोपिक डोमेन एंड माइक्रोस्कोपिक डोमेन ऑफ द फिजिक्स, जिससे डिवाइड करके आपको पढ़ने में काफी हेल्प मिलेगा। सुनिएगा ध्यान से, इसमें जो आपका मैकेनिक्स है ये पूरा हिस्सा और जो थर्मोडायनेमिक्स है ये पूरा हिस्सा, ये कंप्लीट आपका 11th क्लास का सिलेबस होने वाला है। यस, ध्यान रखिएगा, मैकेनिक्स के अंदर में बहुत सारे चैप्टर्स आएंगे, बहुत सारे। और उसी तरह से दूसरा पार्ट होगा ऐसा क्या चीज? थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका 11th का सेक्शन होगा। और जो हमारा 12th का सेक्शन होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, ओके। सो बिफोर दैट पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, अगला है हमारे पास फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे फिजिक्स हमारे टेक्निकल एडवांसमेंट को अंजाम देता है और कैसे सोसाइटी में अपना योगदान देता है। इस टॉपिक के अंदर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। आप सोचिए जरा, एक पहले जमाना था जिसमें चिट्ठियां लिखी जाती थी। ओ माय गॉड, कबूतर से भैया चिट्ठियां भेजी जाती थी, समझ रहे हैं ना आप। और आज एक जमाना है, देख लीजिए, लिखते हैं टुंग 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 सेंड, समझ में आ रहा है आपको? पहुंच गया सामने वाले के पास। ये क्या है? फिजिक्स ही तो है जो आपके उस टेक्नोलॉजी को, जो चिट्ठी लिखने वाला टेक्नोलॉजी था और कबूतर से पहुंचाया जाता था, मान लो बारिश आ गया, कबूतर भी भीज गया, चिट्ठी भी भीज गया, है ना, वो सारे टेक्नोलॉजी अब किस हद तक अपग्रेड हो चुके हैं कि आप रजाई के अंदर मुंह दबा के टाइपिंग कर सकते हो और मैसेज भी सेंड कर सकते हो, है ना। तो आप देखो, ये टेक्नोलॉजी का ही, ये फिजिक्स का देन है कि टेक्नोलॉजी इतना इंप्रूव हो चुका है, करेक्ट। पहले लाइटनिंग के लिए हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब का इस्तेमाल करते थे, 100 वाट का बल्ब होता था। फिर टेक्नोलॉजी बढ़ा, फिजिक्स बढ़ा, टेक्नोलॉजी बढ़ा, तो हम लोग उसके बाद CFL का इस्तेमाल करने लगे, जो 14 वाट का CFL उतना ही रोशनी देता है जितना कि 100 वाट का वो बल्ब देता था, राइट। तो इसमें 7 CFL जला सकते हैं, मतलब 7 गुना रोशनी प्राप्त कर रहे हैं उतना ही पावर में, राइट। फिर टेक्नोलॉजी और बढ़ा, फिजिक्स और बढ़ा, हमने सेमीकंडक्टर फिजिक्स इजाद किए, सेमीकंडक्टर के बारे में जानना शुरू किए, तो हमने बनाया LED। अब सोचो जरा, 14 वाट का CFL उतना ही रोशनी देता है जितना कि 5 वाट का LED देता है। अब देखिए, तो इतना ही 100 वाट पावर में आप 20 गुना ज़्यादा रोशनी प्राप्त कर सकते हो। तो ये फिजिक्स का ही देन है कि हमारा टेक्नोलॉजी इनकैंडेसेंट बल्ब से सीधा LED तक पहुंच गया, राइट है। पहले मोबाइल फोन्स में रेसिस्टिव स्क्रीन आया करते थे, आप दबाओगे ओके बटन तो बगल में कैंसिल था वो दब जाता था, है ना। फिर आया कैपेसिटिव टच, और बड़ा इम्प्रूव टच स्क्रीन, बड़ा शानदार टच स्क्रीन है। उसके बाद आया फिर LED, फिर आया OLED, MOLED। ये सब क्या कर रहे हैं? आपके एक्सपीरियंस को और बेहतर से बेहतर बनाते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे आपका फिजिक्स डेवलप करता जा रहा है, वैसे वैसे आपकी टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, जिससे आप का जीना और एक्सपीरियंस दोनों ही काफ़ी आसान होते जा रहा है। अब देखो, आप गाड़ी में बैठे हो, गाड़ी में बैठे बैठे पता लगा लिया जाता है उस रोड से मत जाना भैया, उस रोड में भीड़ है। गूगल मैप यार, गूगल मैप क्या कर रहा है?
बैठे बैठे आपको ये बता दे रहा है कि किस रोड में भीड़ है और हमको किस समय निकलना चाहिए जिसमें भीड़ कम रहता है। वो सजेशन भी देता है कि आपको इस रोड से नहीं जाना चाहिए, इसमें भीड़ है, इस रोड से जाओ आप, इसमें ये पीला रंग का रोड है, इसमें कम भीड़ होगा, वो लाल रोड है उसमें ज़्यादा भीड़ होगा। समझ आ रहा है आपको? तो ये फिजिक्स ही है जो टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस कर चुका है जिससे हमारे जीने का मार्ग काफ़ी आसान हो चुका है। राइट है। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बेहतर होता जा रहा है वैसे वैसे हमारे सोसाइटी का भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता जा रहा है। राइट। पहले हम लोग क्या करते थे, फैन नहीं था हमारे पास तो हम लोग पंखा डुलाते थे। वो संजोग कहिए ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट का और जो भी उससे रिलेटेड जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से रिलेटेड जो भी डिस्कवरी हुई वो तो खैर क्या बताया जाए आपको। फैन है आपके पास, एकदम आराम से बैठे हुए, फैन चल रहा है, हमको गर्मी नहीं लग रहा, फैन बंद हो जाए तो हालत खराब हो जाएगा, है ना। राइट। सो इस तरह से सोसाइटी के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को भी काफ़ी बढ़ावा मिला है फिजिक्स के और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से। राइट है। आप अपने घर में तरह तरह का इंटरटेनमेंट का साधन इस्तेमाल करते हैं, वॉकमैन इस्तेमाल करते हैं, वॉकमैन तो अब नहीं इस्तेमाल होता है, टीवी इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, वो तो कुछ ज़्यादा ही करते हैं। सो ये सब क्या है, सोसाइटी के एडवांसमेंट में, सोसाइटी को के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को काफ़ी उठाने में आपका क्या कर रहा है, हेल्प किया हुआ है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड हाउ द फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी सपोर्ट्स योर सोसाइटी। अब हम लोग इसके बात करने वाले हैं कि फिजिक्स का डिफरेंट ब्रांच में क्या यूज होता है ना। यूज ऑफ फिजिक्स इन अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी, हाथ से क्यों मिटाना, डस्टर है हमारे पास तो, है ना। अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस में भी फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है ना। आप केमिस्ट्री में भी देख लीजिए, एक अलग से केमिस्ट्री का ब्रांच बनाया हुआ है, फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। मतलब वैसा केमिस्ट्री जो फिजिक्स के नियमों को गवर्न करते हुए चीज़ों को एक्सप्लेन करता है, वो चीज़। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस में भी आप देख लीजिए, बायोलॉजिकल साइंस के अंदर भी फिजिक्स के काफ़ी उपयोग है। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स एक्सरे मशीन का यूज़ कर रहे हैं, स्टेथोस्कोप का यूज़ कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक मशीन का यूज़ कर रहे हैं, हार्ट रेट मॉनिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट। तो इतने, अच्छा, ब्लड शुगर टेस्टिंग मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बूंद खून डाला और पता चल गया शुगर कितना है उसमें। राइट। सो फिजिक्स के एडवांसमेंट से इन सभी ब्रांच ऑफ साइंस को भी काफ़ी बढ़ावा मिल रहा है। आप मेट्रोलॉजी साइंस में देख लीजिए, मीटियोरोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जाता है फिजिक्स का। राइट। और भी सिस्मोलॉजी आपका ब्रांच है, उसमें भी फिजिक्स का काफ़ी इस्तेमाल होता है। सिस्मोलॉजी में हम लोग, वो साइंस है जिसमें हम लोग भूकंप से रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल वेव है उससे चीज़ों, उसके बारे में इसके अंदर में स्टडी किया जाता है। किसके अंदर में? सिस्मोलॉजी के अंदर में। तो उसके अंदर भी फिजिक्स का काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर पर। चलिए अगला टॉपिक है इसमें, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। नेचर में जो भी फंडामेंटल फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी। याद रखिएगा ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमको दोबारा पढ़ना है फोर्स वाले चैप्टर में। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के पहले एक चैप्टर पढ़ाया जाता है द फोर्स, आपको HC वर्मा में मिल जाएगा। उसके अंदर में इन फोर्सेस के बारे में और भी डिटेल अध्ययन करेंगे। तो इसके बारे में अभी हम लोग सिर्फ जनरल बातें करेंगे, है ना, छोटी छोटी बस बातें करके समाप्त करेंगे इसको, लेकिन डिटेल स्टडी हम लोग आगे करेंगे। चलिए, फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन से हैं नेचर में। सबसे पहला है इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स आपको मालूम है कि अगर कोई भी दो मैसिव ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनके बीच में लगने वाला क्या फोर्स क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स कहलाता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो काफ़ी माइन्यूट रेंज से लेकर के काफ़ी लार्ज स्केल रेंज तक एप्लीकेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एक न्यूक्लियस के अंदर में दो प्रोटॉन है तो दोनों के अंदर मास है, तो इस पर क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। राइट है। उस तरह से सन, एक स्टार देख लीजिए और यहाँ पर एक स्टार है। स्टार ऐसा गोल कब से हो गया, है ना? होता तो गोल ही है, लेकिन दिखाते हैं हम लोग थोड़ा सा। दो स्टार के बीच में कितना डिस्टेंस है, बहुत ज़्यादा सेपरेशन है ना। तो आप देखिए ध्यान से, इन दोनों के बीच भी क्या एक्ट होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
वो काफ़ी शॉर्ट रेंज से लेकर के बहुत ही लार्ज रेंज तक ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। और ये किसके बीच लगता है, फोर्स बिटवीन, आप लिख सकते हैं क्या है ये, फोर्स बिटवीन मासेस। ठीक, दूसरा है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बोल रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये उतना लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं होता। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है ये फोर्सेस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स, द फोर्सेस बिटवीन द एटम इन कांटेक्ट, या फिर द फोर्सेस बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंदर लाई करते हैं। ये जो फोर्स होता है ये बहुत छोटे डिस्टेंस पर एक्ट होता है, बहुत ज़्यादा इस तरह से ग्रेविटेशन जितने दूर तक एक्ट हो सकता है उतने दूरी तक ये वाला मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होता है। इसके अंदर भी बहुत सारे फोर्स हैं, जैसे टेंशन फोर्स, आप कह सकते हैं स्प्रिंग फोर्स, है ना, मस्कुलर फोर्स, ये सब किसके अंदर आते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के अंतर्गत आते हैं। कूलम्ब फोर्स, ये सब इसके अंदर आते हैं, राइट। सो दूसरा फोर्स आपका ये रहा। तीसरा फोर्स है किसके बीच में लिख दीजिए, फोर्स बिटवीन क्या, चार्जेस। और ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक एक्ट नहीं होता है। इसमें तीसरा एक फोर्स है न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज होता है जरा ध्यान समझिएगा, इसके बारे में हम और डिटेल में करने वाले हैं, बट सिर्फ यहाँ पर ओवरव्यू कर रहे हैं आपको। चलिए ये देखिए न्यूक्लियस देख रहे हैं आप, इसके अंदर कौन रहता है, प्रोटॉन, बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं, और साथ में इसमें कौन बैठा रहता है, न्यूट्रॉन बैठा रहता है। ऐसा है कि ये जो प्रोटॉन होते हैं सारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ये जो प्रोटॉन है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ड्रामा खेल रहे होते हैं, और ये बेचारा जो न्यूट्रॉन होता है ये चुपचाप बैठ करके तमाशा देख रहा होता है ना। तो देखिए ध्यान से, ड्यू टू इसके रिपल्सन के कारण ये न्यूक्लियस, बहुत सारे प्रोटॉन है, सब प्रोटॉन रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा न्यूक्लियस स्टेबल रहता है। इसका मतलब हम सोच में पड़ गए कि अच्छा पक्का जरूर कोई फोर्स होता होगा जो रिपल्सन के बावजूद भी इस न्यूक्लियस को समेट कर रखे हुआ है, राइट। दैट फोर्स इज कॉल्ड व्हाट, न्यूक्लियर फोर्स, है ना। तो ये न्यूक्लियर फोर्स क्या चीज हुआ, न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स, है ना। तो फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स, ओके, न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर रहने वाले पार्टिकल को कह रहे हैं, उसके बीच लगने वाला फोर्स क्या चीज है, न्यूक्लियॉन्स कहलाता है। स्ट्रॉन्ग इसलिए क्योंकि देखिए ध्यान से, दो चार्ज पार्टिकल का फोर्स है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, तो डेफिनेटली इसको बांध कर रखने के लिए इस फोर्स को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, राइट। तो इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इसमें लगाया गया है क्या चीज, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। इसके अलावा एक और फोर्स है, फोर्थ वन इज द वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिए क्या है वीक न्यूक्लियर फोर्स, कहता है इसके बारे में, जो हमारे सिलेबस में नहीं है इसका स्टडी, फिर भी देख लीजिए आप एक बार। वीक न्यूक्लियर फोर्स कह रहा है कि ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन जो डिफरेंट चार्ज फोर्स ड्रिवन पार्टिकल वहां से जो बाहर निकलते हैं, जैसे न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो और मेसॉन्स, इन सभी को आपस में इंटरेक्ट करवाने वाला फोर्स क्या कहलाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। इस फोर्स का स्टडी हमारे सिलेबस में नहीं, ठीक है। चलिए, तो ये चार टाइप की फोर्सेस हैं। अब सवाल उठता है कि इसमें कौन सा फोर्स कितना स्ट्रॉन्गर है, उनका रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, इसमें सबसे कमजोर कोई फोर्स होता है तो वो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। इससे जो मजबूत फोर्स होगा वो होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये ग्रेविटेशन से स्ट्रॉन्गर होता है, करेक्ट है। इससे स्ट्रॉन्गर होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वीक न्यूक्लियर फोर्स से क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा। और सबसे ज्यादा कोई स्ट्रॉन्गर होता है तो वो होता है क्या चीज, न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, देख सकते हैं आप, ग्रेविटेशनल फोर्स, फिर वीक न्यूक्लियर फोर्स, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड फिर न्यूक्लियर फोर्स। ये न्यूक्लियर फोर्स जो इससे है 38-39 टाइम्स ज्यादा, 10⁻38-39 टाइम्स ज्यादा होता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं आप, इससे 10⁻36 टाइम्स ज्यादा होता है, ये 10⁻26 टाइम्स ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है आपको। तो इस तरह से हम लोग इसके रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बात कर सकते हैं। अब सुनिए,
ये जो स्ट्रेंथ है ये सिर्फ न्यूक्लियर सेपरेशन पर एक्ट हो रहा है, एट न्यूक्लियर सेपरेशन। अगर आप सेपरेशन दो पार्टिकल के बीच में न्यूक्लियर सेपरेशन से ज्यादा कर देंगे तो याद रखिएगा ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है ना, इसका वैल्यू बहुत ही कम हो जाता है, और उस केस में सबका दादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो जाता है, और उसके बाद ग्रेविटेशन, और सबसे कमजोर हो जाता है बेचारा ये न्यूक्लियर फोर्स, और ये तो वीक है तो न्यूक्लियर से कमजोर ही रहेगा। आ रहा है समझ? तो सबका दादा कौन? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। कब? आउटसाइड द न्यूक्लियर सेपरेशन। दिस इज एट जनरल सेपरेशन। जनरल सेपरेशन मतलब आउटसाइड द न्यूक्लियस, कोई भी सेपरेशन पर बात करेगा तो सबसे स्ट्रॉन्गर कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसके बाद कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स। और सबसे कमजोर कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। बट एट न्यूक्लियर सेपरेशन, न्यूक्लियस के अंदर बात करें तो सबसे ज्यादा मजबूत कौन सा होता है? न्यूक्लियर। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसके बाद वीक फोर्स, तो सबसे कम कौन होता है? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ओके, तो ये कुछ फंडामेंटल फोर्सेज हैं जो हमारे नेचर में एक्ट होते हैं। इन्हीं चारों फोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट मैकेनिक्स और डायनेमिक्स को हम लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, राइट। सो और भी आपके बुक के अंदर में छोटे छोटे टॉपिक दे रखे, थ्योरेटिकल बातें हैं उसमें, उसको अपने से बैठ के पढ़ना है क्योंकि उतना टॉपिक को एक साथ बोलना बहुत कठिन बात है। ये आपका होमवर्क है कि और भी बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उसको बैठ करके, कुछ साइंटिस्ट के योगदान है, उनको बैठ करके आराम से पढ़ते रहना है घर पर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर द फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हम लोग बेसिक्स के बारे में बात की है कि हाँ फिजिक्स कितने पार्ट में डिवाइडेड है, स्टडी करने में किन किन मार्गों से हमें गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से डोमेन हमको फॉलो करने पड़ेंगे, करेक्ट है, कहाँ कहाँ कौन सा सेक्शन 11th में स्टडी किया जाएगा, कौन सा सेक्शन 12th में स्टडी किया जाएगा, इस सब के बारे में हम लोग जाने। अगले क्लास में जब भी हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है यूनिट डायमेंशन एनालिसिस, उसके ऊपर में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए GRC के वीडियोस। धन्यवाद।